नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तारीख है 13 जनवरी, दिन शुक्रवार। आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों करंट अफेयर्स नहीं आ पाया था क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित जो अभी हमारे यहाँ बिजनेस समिट चल रही थी, बहुत सारी चीजें हमने आपको पहले करवा चुकी थी और वो बार बार रिपीट हो रही थी, तो उनको करंट अफेयर में सम्मिलित करने का कोई मतलब रह नहीं जाता था क्योंकि सरकार अभी जो है वहां बिजी है और बहुत सारी बिजनेस समिट में बहुत सारे क्या कहते हैं ओएमयू साइन हो रहे हैं। वो ओएमयू के बारे में जानकारी कैसे क्या होगी, तो उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि प्रवासी भारतीय दिवस और साथ में जो ये बिजनेस समिट हो रही है इस पे क्या क्या गतिविधियां हुई, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उनको पूरा एक स्टडी करने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि निवेशक कहाँ पे निवेश कर रहा है, तो कौन सा प्लांट वहां पे डलेगा। तो ये सारी चीजें एक बार सारी डिटेल्स आ जाएं, गवर्नमेंट अपना पूरा एक जो उनको क्या क्या सफलताएं मिली इस पर वो एक अपनी पूरी डिटेल्स दे दें। उसके बाद उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस से हमारे कहाँ कहाँ प्रश्न बन सकते हैं। वैसे ज्यादातर चीजें आपकी कवर कराई जा चुकी हैं कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे 27 लोगों को अवार्ड मिला, तो 27 लोगों के नाम हम याद कर पाना उतना संभव नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। कुछ विशेष एक दो लोग थे, तीन लोग थे जिनके बारे में आपको बता दिया था। तो करंट अफेयर ज्यादा कुछ था नहीं, एक दो खबरें थी तो इस वजह से उसको नहीं बनाया था। फिर भी वो सारी खबरें आपकी कवर हो रही हैं। आप लोग ये चिंता छोड़ दो कि यदि करंट अफेयर में गैप हो गया तो उस दिन का करंट अफेयर हम ऐड नहीं करेंगे। आप बिल्कुल भी ऐसी कोई भी गलतफहमी आपको नहीं पालनी है। जो भी दिन छूटते हैं तो कुछ ना कुछ रीजन होते हैं, या तो खबरें नहीं होती, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग सुबह उठ करके फिर वो अनावश्यक रूप से, मतलब जिनका कोई करंट अफेयर से लेना देना नहीं है, जो एग्जाम संबंधित नहीं है, उन पे आप समय व्यतीत करें अपना। इस वजह से नहीं बनाता। बाकी का जो आपकी खबरें छूटती हैं कोई डेट की, यदि करंट अफेयर छूटता है रह जाता है, तो वो खबरें मैं अगले दिन उनको सम्मिलित कर लेता हूँ, तो आप उन चीजों को लेकर के परेशान हो। और सबसे बड़ी बात, 12 तारीख यदि आप पूरा दिन हमारे लिए, कुछ व्यक्तित्व हमारे देश में ऐसे रहे हैं जिनके बोलने की आवश्यकता नहीं होती, जिनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती, उनका हम जब एक बार चेहरा भी देख लेते हैं ना तो हम स्वयं मोटिवेट हो जाते हैं। यानी उनके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो हमारे लिए इतने प्रेरक होते हैं, इतने हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं, उनका जीवन इतना बड़ा होता है, इतना सुंदर होता है। हालांकि ये कहना गलत होगा, स्वामी विवेकानंद का जीवन जो है, उनकी जो एक आयु थी, आयु जिसको हम कहेंगे, आयु बहुत कम थी। हमेशा एक कमी बनी रहती कि इन्हें और समय देना चाहिए था हमारे देश के लिए, तो कितना बदलाव होता। आयु कम थी लेकिन इनका जो जीवन है वो इतना बड़ा था कि हम उसे आज भी पढ़ रहे हैं। एक युवा इतनी सी कम उम्र में इतना बड़ा व्यक्तित्व बन गए, उनके अंदर इतनी ऊर्जा थी। ठीक है, तो उनके लिए कोई कोटेशन बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती, हम उनका सिर्फ चेहरा देखते हैं तो हम हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाती। तो उनके वाक्य हैं, अराइज अवर्क एंड द टॉप नॉट टिल द गोल इज रेस्ड, मतलब जब आप उठिए, खड़े होइए और तब तक चलती रही जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। इनके बहुत सारे कोट्स हैं जो हम अक्सर पढ़ते हैं, हम लोग उससे प्रेरित होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का 12 जनवरी को जो रहता है जन्मदिन रहता है और हम लोग इसको युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे देश में हम हर युवा के लिए ही नहीं, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, सभी के लिए एक प्रेरित क्या कहते हैं, प्रेरित हमारे लिए एक पर्सनैलिटी है। दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रेरित पर्सनालिटी है, दुनिया प्रेरित होती है इनसे, इनके बौद्धिक क्षमता से, इनके कार्यों से, इनके भाषणों से, इनके जीवन से। यदि आपने इनका जीवन नहीं पढ़ा है तो मैंने कभी कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि नरेंद्र कोहली की एक पुस्तक है, न भूतो न भविष्यति। ठीक है, थोड़ी सी मोटी पुस्तक है, आप लोग यदि 10-10 पेज भी पढ़ेंगे तो आराम से महीने भर में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पुस्तक आप लोग जरूर पढ़िए यदि आप स्वामी विवेकानंद को जानना चाहते हैं तो। और उस पुस्तक को पढ़ते हुए सही में आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वामी विवेकानंद के पीछे पीछे चल रहे हैं। इनका कोई लक्ष्य नहीं था, ऐसा आप ये कहोगे ना कि इनका कोई लक्ष्य था कि मुझे ये पाना है। इनके अंदर करने की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी, इनके अंदर डेडिकेशन था कि मुझे ये करना है। और उसके लिए परिणामों के बारे में वास्तव में इन्होंने गीता में जो कहा गया है, कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, इन्होंने वास्तव में उस बोलते हैं ना, जीवन को जिया है, उस कार्य को इन्होंने जिया, उस कार्य के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या करना चाहिए मुझे। तो जब आप वो पुस्तक पढ़ेंगे तो आप इनके साथ बह के चलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप इनके पीछे पीछे चल रहे हैं और इनको देख रहे हैं कि कितनी कठिन कठिन चीजें इनके साथ हुई। लेकिन ईश्वर जो होता है ना, जब आप आगे बढ़ते हो, उसको पाने के लिए कोशिश करते हो, तो ईश्वर मार्ग में पहले क्या करता है, बाधाएं उत्पन्न करता है, फिर इसके बाद आपको मजबूत करता है उन बाधाओं के माध्यम से
आपको गिराता है ताकि आप जानो कि छोटी-छोटी दुर्घटनाएँ होती हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में अनुभव होती हैं। उसी प्रकार से इनके साथ भी बहुत सारी परिस्थितियाँ इनकी विपरीत रहीं, लेकिन ईश्वर इनकी जब परीक्षा लेता था, उसके बाद इनको क्या देता था? फल देता था। वो फल ही है जिसको आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसका रस ले रहे हैं। ईश्वर ने इनकी इतनी परीक्षाएँ ली हैं, जब आप उस किताब को पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वास आप खुद मतलब भावुक हो जाएँगे कई बार कि क्यों हो रहा है इनके साथ ऐसा? तो क्यों कर रहे हैं ये? ऐसा मतलब लगेगा ही नहीं आप बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा स्वामी विवेकानंद आपको बैठ के वो अपनी जीवन सुना रहे हैं। और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उस किताब में बताया गया है, एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया गया है। व्यक्तित्व उनका इतना बड़ा था कि ये एक महान पुरुष बन गए। व्यक्ति सामान्य थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। तो इसी प्रकार से हमारी और आपकी तरह एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से जिया, अपने कार्य को इतनी ईमानदारी से किया और इतनी लगन के साथ किया, मन से इतने मजबूत थे कि इनका व्यक्तित्व उतना ही बढ़ता चला गया। अपने जीवन को पीछे पलट करके देखिए, आपके साथ भी कई बार विपरीत परिस्थितियां रही होंगी, अलग अलग कार्यों में रही होंगी, लेकिन आपने यदि उस पर डटकर मुकाबला किया होगा, कभी भी आपने उसको बोलते हैं ना, उस परेशानी को दूर करने का प्रयास किया होगा, तो आप उसमें सफल रहे होंगे। इसी प्रकार से यदि कुछ वर्तमान में चल रहा है, तो वह मात्र एक आपकी परीक्षा है, उसे परीक्षा मान करके चलिए। उसके बाद उसको किसी भी प्रकार से उस सफल होने के लिए कोशिश करिए। यदि आपके नियंत्रण में है, नियंत्रण में नहीं है तो कोई बात नहीं, अनावश्यक उस चीज के पीछे परेशान नहीं होइए। अपने कार्य पे लगे रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें क्या नहीं होना है, सफल नहीं होना है। सफल नहीं होंगे कोई बात नहीं, अनुभव लेकर के तो जाएंगे। प्रत्येक वर्ष में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है, 10 जनवरी को। ये मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। भारत किस देश के साथ अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन ये शुरू कर रहा है 2023 से? ये शुरू कर रहा है जापान के साथ। सीजीआई चंद्रचूड़ हैं, इनको लॉ स्कूल सेंटर ऑफ जो हार्वर्ड लॉ स्कूल है, यहाँ पे इन्हें तो एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये ध्यान नहीं रखना है कि वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर से किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग सेवा को सक्षम बनाने वाला पहला राज्य केरल है। उसी प्रकार से यदि हम मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो अमेरिकन एसोसिएशन है, डबल एपीआई। और मध्य प्रदेश सरकार का जो चिकित्सा विभाग है, इसके साथ क्या हुआ है, ओएमयू शाइन किया जाएगा। और इसमें हमारे जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं, उनको या विशेषकर जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें नवीन तकनीक के बारे में अपडेट किया जाएगा। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन है, इसमें 27 प्रवासियों को, जो कि जिन्होंने हमारे मूल निवासी हमारे यहाँ के हैं, लेकिन जो अन्य देशों में रह करके हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, वहां पे कुछ अच्छा कार्य करते हैं, उनको इसमें पुरस्कृत किया गया है। तो 27 की संख्या है। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है मध्य प्रदेश में और खत्म हो चुकी है वो, तो उसका है मध्य प्रदेश का जो कोर्स है, जो थीम है इस बार की, वो है मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। राज्य भूमि अधिग्रहण जो बोर्ड है, उसके अध्यक्ष वर्तमान में श्री गोपाल प्रसाद सिंघल है, अभी इसका फिर से गठन हुआ है। फूड बास्केट ऑफ इंडिया जो कहलाता है, ये मध्य प्रदेश कहलाता है। इस वाले जो सेक्शन पे मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स थे जो दिए थे, आप सभी लोग अपने नोट्स में उसको अपडेट कर लेंगे। और इसी प्रकार से यदि आप पटवारी के साथ साथ जो अन्य एग्जाम्स हो रहे हैं, आपके जनसंपर्क अधिकारी, सहायक सम परीक्षक, इन परीक्षाओं की जो संयुक्त भर्ती परीक्षा हो रही है, इसके नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो ये भी एग्जाम गुरुजी के उपलब्ध है। बहुत सारे टेस्ट इसके अपडेट भी कर दिए गए हैं, आप कभी भी दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। साथ ही में यदि ये दोनों चीजें आप केवल प्राप्त कर सकते हैं 1496 रुपए में, जिसमें आपको 900 रुपए के नोट्स भी मिलेंगे, 200 रुपए की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ में 9 2 11 हो जाते हैं। आपके इसमें 500 रुपए और लगने हैं। आपको ये पूरे वीडियो लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, प्रिंटेड नोट्स, करंट अफेयर्स, पीडीएफ, ई बुक, ये सब कुछ आपको मात्र 1496 रुपए में मिल जाता है। शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर्स की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। हाल ही में क्या हुआ है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 फिर से जारी किया गया है। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है 50वीं। और इसमें भारत ने क्या है, 2 अंकों का सुधार किया है। पिछले साल इसकी 87वीं थी, इस बार 85। ये जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं, देखिए ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके अनुसार जारी किया जाता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो कितना
क्या है, मजबूत है। मजबूत उनका कहने का मतलब ये है कि कितने देशों में जो है उसको अनुमति दी जाती है, वीजा मुक्त अनुमति दी जाती है, ठीक है। वहां पर वीजा नहीं लिया जाता, यानी उस देश की साख इतनी मजबूत है, तो उसी के आधार पे दिया जाता है। तो इसमें जो सबसे नंबर 1 पे चल रहा लगातार 5वें साल भी है वो जापान है। 143 सॉरी 193 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उसको वीजा, उसके लिए वहाँ की जो नागरिक होते हैं उनका वीजा नहीं लगता वहाँ पे, ठीक है। वीजा में क्या हो जाता है, एक बाउंडेशन हो जाता है कि आप इतने समय तक ही वहाँ रह सकते हैं। वीजा भी अलग अलग होते हैं, पर्यटन के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है, नॉर्मल मेडिकल सर्विस के लिए होता है। तो अलग अलग कारणों से वीजा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद आपको अनुमति मिलती है, आप उतने समय तक ही वहां पर रह सकते हैं। पासपोर्ट आपकी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ का यदि जापान का आपके पास पासपोर्ट है, तो वैसे हालांकि आपके पास यदि वहां का पासपोर्ट होगा भी, तो फिर आपकी नागरिकता भारत की चली जाएगी, ये ध्यान रखें। तो आपके पास नहीं होगा ना, मेरे पास है, तो 193 देशों पे इनको क्या हो जाता है कि यहाँ पे वीजा इनका नहीं लगता है। फिर सिंगापुर, दक्षिण कोरिया है जो लगातार दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे है। फिर जर्मनी, स्पेन है। तो भारत की 2 रैंकिंग में सुधार हुई है, 85वें नंबर पे यानी 85 पोजीशन पे है। और भारत के लगभग जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं, हम लोग हैं, 59 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा वीजा नहीं लगता। हालांकि 2022 में इसकी संख्या 60 थी। एक देश ऐसा है जहाँ पे अब हमें वीजा लगने लगा है। इसके बाद फिर मॉरिशस है, उज्बेकिस्तान है, जो कि भारत के साथ है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 2 में अभी सुरिंदर चावला है, इनको किस बैंक का एमडी और सीईओ रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये बैंक है पेटीएम बैंक। और ये खबरों में इसलिए लिया है क्योंकि आरबीआई ने इसके ऊपर अभी सेंसस लगा दिए थे बहुत सारे, और इनकी जांच स्टार्ट हो गई थी पेटीएम बैंक की कि कुछ गड़बड़ियां ये कर रहा था। और उसके बाद आरबीआई से परमिशन लेने के बाद इनको फिर से अपना जो सीईओ नियुक्त करने की परमिशन दी आरबीआई ने। इसके जो संस्थापक रहे वे विजय शेखर शर्मा रहे, अक्सर आपको पेटीएम के ऐड में ये दिख जाते होंगे। और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, नोएडा में हुई थी। आगे की तरफ हेड ऑफिस इसका नोएडा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। आर के नाटू नाटू गीत को जो लगातार करंट अफेयर्स में बना हुआ था, इसको किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो इसको कंपोज किया गया है एमएम कीरवानी के द्वारा। अब क्या हुआ है कि नाटू नाटू जो गीत है इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसको जो अवार्ड मिला है वो अभी 2023 का, इसमें इसके जो कंपोजर रहे हैं, ठीक है, इस जो जिन्होंने इसको कंपोज किया है, एक्चुअल कंपोजिंग के लिए इनको मिला, यानी अपने जो मूल चरित्र है उस पर इसको अवार्ड दिया गया है। और ये कंपोजर को दिया गया है। ये फिल्म आई थी नाटू नाटू ट्रिपल आर, जो कि किस पर आधारित थी, हमारे जो क्रांतिकारी रहे, भारतीय क्रांतिकारी रहे, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम, इसमें भीमा उनका नाम भी रहता है, राम उनका उसमें रहता है, ठीक है। तो उस पे आधारित मूवी थी, यदि आपने नहीं देखी तो एक बार देख लेंगे। और मूवी नॉमिनेट हुई थी, भारत के पहला गीत है जिसने ये पुरस्कार जीता है, नाटू नाटू। और इसकी जो शूटिंग हुई थी वो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट का हाउस है जेलेंस्की का, वहां पे इसकी शूटिंग हुई थी। मूवी राजमौली के द्वारा निर्देशित की गई है, ठीक है। और इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 पुरस्कार में आर 2 श्रेणियों में नामांकन हुआ था। एक हुआ था सर्वश्रेष्ठ फिल्म गैर अंग्रेजी, ठीक है, दूसरा हुआ था सर्वश्रेष्ठ मूल गीत चलचित्र। तो इस पे इसको अवार्ड दिया गया है। और राजमौली को इसके अलावा अभी हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल का पुरस्कार भी मिला है। इसके पहले विदेशी भाषा श्रेणी में सलाम बॉम्बे हो गया, मानसून वेडिंग हो गया, नामांकित की गई थी। और ये दोनों जो फिल्में थी ये मीरा नायर की थी। और इसमें आरआर जो है हमारी पूरी तरह से भारतीय फिल्म है, इसको ये पुरस्कार मिला है। अभी ऑस्कर के लिए इसका देखते हैं, ऑस्कर के पुरस्कारों के लिए 24 तारीख को घोषणा होने वाली है, देखते हैं उसमें मिलता है कि नहीं मिलता है, संभावना है मिलने की। हाल ही में भारत ने किस देश में 2 लिथियम और एक तांबे की खान की पहचान की है, ये एक स्टार वाला क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपरों में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल, जिसने इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है वहीं पे भारत ने क्या किया है, लिथियम खोजा है और एक तांबे की खान खोजी है। तो ये साउथ अमेरिका में आता है, ठीक है। ये आपका अर्जेंटीना देश है, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये अर्जेंटीना का कहलाता है, ठीक है। यहीं की मेसी हैं जिन्होंने भी अपने देश के लिए क्या जीता, फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो यहाँ पे भारत ने क्या है कि यहाँ पर लिथियम जो है खोज करी है, लिथियम की, हमारे यहाँ की जो खनन कंपनीज हैं, तो इन्होंने इसकी खोज करी। और ये एक बहुत बड़ी सफलता इसलिए हो जाती है क्योंकि अब जो आने वाला समय है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का समय स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ज्यादातर अब जो सरकार है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर बढ़ रही है, विशेषकर हमारे देश में इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो इसकी जो बैटरियां बनती है वो किसकी बनती है, लिथियम की बनती है, और भारत के पास लिथियम है नहीं।
भारत क्या करता है, इंपोर्ट करता है लिथियम। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि जब हम यहाँ से लिथियम मंगाएंगे तो वो हमको सस्ता पड़ेगा, और हमारे देश के लिए क्या होगा कि जो बैटरी के कई प्रोजेक्ट्स अपने यहाँ डलने वाले हैं, तो उसमें भी क्या होगा, हमें सहूलियत रहेगी। तो हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो तेजी से ग्रो करने की संभावना बहुत ज्यादा है, और बहुत सारी जॉब भी जनरेट होंगी। तो ईवी, क्योंकि पूरा जो हमारे मोबाइल बैटरी में बनते हैं वो भी लिथियम आयन के बनते हैं, बैटरीज जो बनती हैं, अब लगभग सारी बैटरीज लिथियम इसमें यूज होता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब लैटिन अमेरिका राष्ट्र में संभावित लिथियम डिपॉजिट का एक आकलन करने पिछले साल 3 भूवैज्ञानिक की एक टीम भेजी गई थी। टीम में मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एमईसीएल हो गया, आपका काबिल हो गया, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई हो गया, इनने मिलकर के इसकी खोज करी है। और जो काबिल है आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को हो गया, हिंदुस्तान कारपूर एचसीएल हो गया हमारा, एमईसीएल हो गया, इन सब ने मिलकर के एक कॉमन उद्यम बनाया है और मिलकर के इसकी खोज करी है। ठीक है, दुनिया में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है इसका ऑस्ट्रेलिया में होता है, सबसे ज्यादा जो लिथियम है वो ऑस्ट्रेलिया में है। भारत ने इसके साथ अभी एफटीए साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, ठीक है। तो भारत द्वारा क्या है, इसमें खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का निर्माण जो हमारे यहाँ 2019 में किया गया था, जो कि दुनिया में अलग अलग जगहों पे खनिज की खोज करती है। खोज करने के बाद क्या, क्योंकि हम इनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। किसी भी जगह पे खनिज पदार्थों की खोज करने के लिए आपके पास उसकी तकनीकी होना आवश्यक है। आप अपना पैसा लगाते हैं वहां, उसके बाद फिर जो एमओयू साइन होते हैं उनमें सारी चीजें रहती हैं कि किसको क्या कितने परसेंट का शेयर होगा। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि जो अर्जेंटीना है ये, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया आपका, ठीक। फिर आपका ये चिली हो गया, यहाँ पे लगा हुआ ये जो पतली सी ये जो जगह दिखेगी आपको, चिली दिखेगा अर्जेंटीना के बिल्कुल बॉर्डर पे, चिली हो गया, और ये बोल्विया हो गया आपका, ठीक। ये तीनों जो, ये बोल्विया हो गया, ये चिली हो गया, ये साथ में लगा हुआ पिंक कलर का आपका अर्जेंटीना हो गया। ये तीनों मिल करके लिथियम त्रिकोण का निर्माण करते हैं। तीन अलग अलग देश हैं जो तीनों मिलकर के यहाँ पे लिथियम के भंडार पाए जाते हैं, तो इसको लिथियम त्रिकोण भी कहा जाता है। दुनिया में, विश्व में यदि लिथियम त्रिकोण के अलावा अमेरिका चीन में भी जो है इसका बड़ा उत्पादक है, आपका चाइना में भी होता है, सबसे ज्यादा जो होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। वैश्विक रूप से शीर्ष लिथियम उत्पादक देश कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। अर्जेंटीना फोर्थ नंबर पे आता है, जहां भारत ने खोज करी है। और इसके अलावा आप यदि बात करेंगे तो जिम्बाब्वे भी थोड़ा मिलता है, चाइना के पास भी लिथियम है, इसीलिए वहां पे आप देख रहे हैं कि चाइना की बैटरी सबसे ज्यादा, या चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि उनको इस पे काफी सारा पैसा बचता है। भारत पूरी तरह से किस पे निर्भर है, आयात पे निर्भर है। भारत ज्यादातर जो लिथियम होता है वो आयात करता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। निम्न में से किस देश की सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया, अभी हाल ही में किया है, और ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं केवल पंजाबी पढ़ाई जाती है, तो लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे जो जनगणना हुई है इनकी 2021 की जो जनगणना हुई है, उसमें पंजाबियों की संख्या काफी तेजी से वहां पर बढ़ी है, जिसकी वजह से अब क्या हो गया है कि पंजाबी को भी वहां पे आवश्यकता महसूस की जाने लगी है, तो पंजाबी को भी वहां पे इस भाषा में सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है। अभी ये प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में होगी, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में यदि आप बात करो तो वहां ऑस्ट्रेलिया में जो बोले जाने वाली भाषा 190 से अधिक भाषाओं को वहां पे प्रयोग किया जाता है, और इसका इनको फायदा मिलता है कि इनकी संस्कृति में विविधताएं आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे कोरियाई हो गया, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, ये भी वहाँ पे पाठ्यक्रम में शामिल किए जा चुके हैं। अब पंजाबी भी पढ़ाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ के जो राज प्रमुख हैं, ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय हैं, प्रधानमंत्री वहाँ के एंथोनी एल्बनीस हैं, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर वहाँ की मुद्रा है, राजधानी वहाँ की कैनबरा है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, और यदि आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी साथ साथ में करना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, 100 टेस्ट है, इसकी डिटेल्स आप वहां पे डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ डाल दी गई है। साथ ही में आप पटवारी के कोर्स परचेज करेंगे तो ये सारी चीजें आपको उसके साथ मिल जाएंगी, तो दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपकी साथ साथ में हो जाएगी। बढ़ेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की तरफ। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कब से कब किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 11 से 12 जनवरी, ठीक है। जो हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय हुआ था 8 से 10 जनवरी हुआ था, ठीक उसके अगले दिन 11 से 12 जनवरी क्या हुआ, हमारे बिजनेस समिट हुई है। 8 तारीख को युवा प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, 9 और 10 को प्रवासी भारतीय दिवस हुआ। तो यदि आपको ऑप्शन में वहां मिले कि प्रवासी भारतीय दिवस में सिर्फ 8 से 10 मिले तो 8 से 10 आप टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन 9 से 10 रहे, युवा प्रवासी भारतीय दिवस पूछे तो 8 तारीख याद रखनी है, एक दिन पहले। अभी क्या हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो उद्घाटन किया है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया 11 तारीख को, 11 और 12 को।
हो चुका है ये। और जो पहले से मुख्य अतिथि आए हुए थे, राष्ट्रपति सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये इसमें भी मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन का जो विषय था वो क्या था, तो मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। समिट में क्या विशेष ध्यान रखा गया है, पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है, कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पे आधारित होगा। 84 देशों के प्रतिनिधि इस पे भाग ले रहे हैं। साथ ही में इसमें इंटरनेशनल जो हमारा पवेलियन है, 9 पार्टनर देश इस पे हैं जिनके पवेलियन बनाए गए हैं, वो लोग अपने वहाँ के जो भी उनकी उपलब्धियां हैं उसके बारे में वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियां भी वहाँ पर हुई हैं। 19 सत्र आयोजित किए गए। सत्र में मतलब अलग अलग क्षेत्र में, हमारे यहाँ जैसे कृषि के लिए हो गया, एग्रीकल्चर के अलावा आपका जो उद्यानिकी के लिए हो गया, ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में हो गया, इसके अलावा आपका टेक्सटाइल के लिए हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हो गया, ठीक है, मिनरल्स के लिए हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पे अलग अलग सत्र आयोजित किए गए हैं। उन पे मध्य प्रदेश अपनी उपलब्धियां बताएगा, फिर इन्वेस्टर्स को आकर्षित करे। यही सब चीजें हैं, अलग वीडियो बनाएंगे उस पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन तैयार किया जाएगा, तो ये हमारे यहाँ जो होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होगी, जहां पर प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन बनाया जाएगा। ऐसे जो छोटे छोटे हर्बल गार्डन है वो बहुत सारे तैयार किए जाने हैं लगभग अब, लेकिन जो ये भोपाल में तैयार किया जा रहा है ये प्रदेश का सबसे बड़ा होगा। और ये तैयार कौन करवाएगा, शासकीय पंडित खुशीलाल शर्मा जो आयुर्वेदिक अस्पताल है और जो महाविद्यालय भी है, ये इसको तैयार करवाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं वो लगाए जाएंगे अलग अलग तरह के। इसका फायदा ये होगा कि जो यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं, आयुर्वेदाचार्य होते हैं एक तरह से, जो आयुर्वेद पे पढ़ाई करते हैं, उनको अभी क्या होता है, कई बार प्लांट्स की जानकारी के लिए या उसके बारे में मतलब एक प्रैक्टिकल अनुभव के लिए कई बार अलग अलग राज्यों में विजिट करना होता है, उनको लाइव प्लांट नहीं मिलते। तो यहाँ पे जब इतने सारे लगभग 400 से ज्यादा औषधि पौधे जब लग जाएंगे, लगभग 15 एकड़ क्षेत्र पे लगेगा, तो उनको उसके बारे में सीधा प्रयोग करने का या उनको एक प्रैक्टिकली सामने उनको लाइव प्लांट दिखेंगे तो एक अच्छा अनुभव होगा और नई नई खोजें भी होंगी। अब इसको अलग अलग हिस्सों में बनाया जा रहा है। ह्यूमन हेल्थ हर्बल गार्डन होगा जिसमें पौधों से इलाज के काम आएंगे। रसायन वन के जरिए छात्र विशेषज्ञ शोध कर सकेंगे। दुर्लभ लुप्त प्रदाय औषधि वन होगा, नवग्रह वाटिका होगी, अमृता वन का निर्माण किया जाएगा। यदि बात करें जो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर जो हर्बल गार्डन है वो उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव में है। चमोली इस समय खबरों पे बना हुआ है जोशीमठ के कारण, ठीक है, तो वहां पे 11,000 फीट की ऊंचाई पे ये बनाया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। मध्य प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक के जो कचरे हैं उससे सड़क बनाने के लिए मध्य प्रदेश का पहला एमओयू साइन किया गया है, तो ये किया गया भोपाल की ग्राम पंचायत के लिए किया गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्लास्टिक वेल्थ है उसका उपयोग करके हमारे यहाँ का जो MPRRDA है, ठीक है, साथ में जिला पंचायत भोपाल, क्योंकि ग्रामीण पे पहली रोड बनाई जाएगी, उसके बीच एमओयू साइन हुआ है और ग्राम पंचायतों के कचरे से वो लोग ये पहला अनुबंध किया, हमने ये रोड बनाएंगे। और इसका जो कचरा है वो MMRDA ने खरीदा हुआ है। और दुनिया की यदि बात करी जाए तो इसकी जो खोज करी थी, प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाने की जो खोज करी थी, भारत के प्रोफेसर है राजगोपालन वासुदेवन, इन्होंने इसकी खोज करी थी। और देश में सड़क निर्माण में पहली बार प्लास्टिक कचरे का जो इस्तेमाल किया गया था वो जमशेदपुर के यूटिलिटी सर्विस कंपनी है जुस्को, इसने किया था। और इन्होंने जमशेद स्कूल से जुबली पार्क तक की जो एक सड़क बनाई थी, ठीक है, तो जमशेदपुर में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। खोज इसकी राजगोपालन वासुदेवन ने करी थी। मध्य प्रदेश में पहली बार भोपाल पंचायत पे बनाई जाएगी। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो नांदना प्रिंट है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले की पहचान है, तो ये पहचान है नीमच की। ये खबरों में इसलिए है, दो प्रिंट है, एक तो आपका नांदना प्रिंट जो कि नीमच जिले के तारा गांव है, वहां पे इसका प्रयोग होता है। दूसरी जो बात है वो है पंजादरी की। पंजादरी कहाँ की है, ये अलीराजपुर के जोबट, अलीराजपुर जो जिला है उसके जोबट की है। इन दोनों को जीआई टैगिंग के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। और हमारे यहाँ जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी तो इसमें भारत शासन का वो जो वस्त्र मंत्रालय है, साथ में मध्य प्रदेश का जो हस्तशिल्प यानी संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम है और नाबार्ड है, इनके बीच अभी क्या हुआ है, एक अनुबंध हुआ है। आपसे यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, तो ये ध्यान रखना, हमारे यहाँ का हथकरघा विकास निगम, क्योंकि ये हमारे यहाँ हैंडलूम से जुड़ा हुआ है, नाबार्ड और आपका भारत शासन का वस्त्र मंत्रालय, इनके बीच एमओयू साइन हुआ है। और जीआई टैगिंग के लिए क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। इसका फायदा होता है जीआई टैगिंग का, इसकी वजह से क्या होगा, रोजगार डेवलप होंगे और लोगों का आकर्षण होगा। ये उसी तरह की पेंटिंग है, थोड़े बहुत माइनर फर्क होते हैं। जो तारापुर की ये प्रिंटिंग होती है नांदना प्रिंट, इसमें क्या होता है
कि आगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो नाबार्ड क्या करेगा, इनके लिए वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। तो आपसे यदि कल को पूछा जाए कि जो ये एमओयू साइन हुआ है तो इसमें कौन वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, तो आप याद रखना नाबार्ड कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई कोई भी इन्वेस्ट होते हैं तो मैक्सिमम आपको उस पर नाबार्ड मिलेगा। जो कृषि हो गया या ग्रामीण क्षेत्र में कोई विकास हो गया उसके लिए ये क्या करता है, पैसा उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नांदना प्रिंट की। बहुत पुरानी प्रिंट है, लगभग 400 वर्ष पुरानी कही जाती है। और इसको कई बार इसको क्या बोला जाता है, दाबू या नांदना प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कपड़े में किया जाता है, इसमें ज्यादातर नेचुरल कलर जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। रबर वगैरह का, पत्तियों का, अलग अलग प्रकार के आइटम जो होते हैं, हर्बल आइटम होते हैं, उनका प्रयोग करके इसमें रंगों में छपाई की जाती है। इसे कई जगह पे नांदना प्रिंट के अलावा दाबू या अल्जीरियन प्रिंट के रूप में भी पहचाना जाता है। नीमच जिले पे ये होती है। दूसरी बात कर दी हम लोग पंजा दरी की, तो ये हमारे यहाँ जो दरी बुनने की जो पुरानी शैली है उस पर आधारित है। जोबट में ये आदिवासी बुनकरों के द्वारा बुनी जाती है। इसके अलावा यदि आप बात करोगे तो जो राजस्थान है, बूंदी जिला, वहां पर भी ये दरी का प्रयोग किया जाता है। ये काफी अच्छी दरी होती है और इसको इस प्रकार से बुना जाता है कि इसके लोहे के इसके बाद में इसको ठोक के इतना मतलब होता है ना, घना कर दिया जाता है कि पानी भी इसमें कई बार कहा जाता है कि इस पार उस पार नहीं जा सकता, इतना इसकी घनी बिनाई होती है। तो इसलिए इसको पंजा दरी कहा जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की यदि बात करें, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री कौन है, तो श्री गोपाल भार्गव है। इन्होंने रैंक वॉक भी किया था। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 तक नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों को बढ़ावा देते हुए कितने हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये लक्ष्य रखा गया है 20,000 मेगावाट का। और इसके बारे में क्या हुआ था कि अभी जो बिजनेस हमारी समिट चल रही है वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने इसके बारे में बताया है कि हमारा जो लक्ष्य है 2027 तक 20,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्या करना है, हमें मध्य प्रदेश को उसमें विकसित करना है। उसके लिए अलग अलग प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, कुछ मुरैना में भी लगाया जाने वाला है। अभी उसके लिए चर्चा चल रही है, जब वो जमीन पे आ जाएगी तो फिर बात होगी। ओंकारेश्वर का प्लांट चल ही रहा है, उस पर काम भी चल रहा है, शायद उसका इनोग्रेशन भी जून के माह में होने वाला है। ओंकारेश्वर में दो काम होने वाले हैं, शंकराचार्य जी की मूर्ति खड़े वाली प्लस जो वहां पे फ्लोटिंग प्लांट डल रहा है इसका नवीकरण ऊर्जा सोलर पैनल का, वो भी। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था कि दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के साथ बरेली और मोनिया नृत्य की परंपरा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है, तो शमशेर हो गए, रिमी पटेल, आपने काफी अच्छे आंसर लिखे हैं। और ये काफी सारी डिटेल एक बार ये मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया हुआ था। और यह भी उत्सव अभी कुछ ही दिन पहले मनाया गया है, दिवाली के बाद बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी लोग इनके आंसर जरूर पढ़ लेंगे और काफी सारी डिटेल्स इन्होंने दी है और ये हमें जानना जरूरी होता है। बुंदेलखंड के लोक नृत्य के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिल जाती है, साथ में बहुत सारी जानकारी दोनों मित्रों ने हमारे करी है। तो आप इनके आंसर पढ़ लेंगे। आप दोनों ने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं और आप लोग लगातार आंसर लिखते हैं, सबसे अच्छी बात आप सभी की है। और करंट अफेयर देखना नहीं बोलते। साथ में एग्जाम गुरुजी का 2022 के जो पीएससी के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। इसमें आपका 45 डेज में सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, हम इसको आपसे फॉलो अप करेंगे। आपको इसमें क्या कहते हैं, पुश करेंगे कि आपका ये सिलेबस पूरा हो। साथ में आपकी इसमें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम देखेंगे और आपको ट्रैक भी करेंगे। और आपका साथ में जूम के थ्रू आप लोग जो भी इसको कोर्स को ज्वाइन करेगा उनकी जो प्रॉब्लम्स जा रही होंगी पढ़ाई के समय में, उसकी वीकली एक मीटिंग भी होगी। उस पर हम लोग वीडियो लेक्चर्स भी रखेंगे साथ में, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या समस्याएं जा रही हैं। आप लोग जो घर पे बैठ के विशेषकर तैयारी करते हैं उनके लिए एक अच्छा प्रोग्राम है। आपका सबसे बड़ा फायदा इसमें ये हो जाता है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। साथ में कंपटीशन वाला भी माहौल मिलेगा, क्योंकि जब जूम मीटिंग होगी तो सभी लोग उस पर लाइव रहेंगे जो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो वहां पे सभी अपने अपने अनुभव बताएंगे, तो हमें एक इन्वायरमेंट मिलता है कि हम किस प्रकार से क्लासेस चलती हैं। जो क्लास में नहीं करते, जॉब वर्कर्स होते हैं या घरों पे ग्रामीण क्षेत्रों में बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें अपने साथ बहुत सारे कंपटीटर भी देखने को मिलेंगे। इसमें पूरा का पूरा आपका प्लान एग्जाम गुरुजी तैयार करेगा, बस आपको पढ़ना तो आपको ही है, ठीक है। वो हम नहीं पढ़ सकते, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। लेकिन इसमें ऑफर में आपको ये मिल रहा है कि एमपीपीएससी की जो हमारी 499 की टेस्ट सीरीज है वो साथ में मिल रही है। लेकिन यदि व्यक्तिगत तौर पर पूछो, इसमें सबसे अच्छा प्रोग्राम में मेरे मेरे से यदि आप बात करो, सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें जो 25 अप्रैल और 2 मई को आसपास आपका जो ये टेस्ट होने वाला, ये सबसे शानदार चीज है। क्योंकि इसमें मेंटरशिप में जो जुड़े होंगे वो, प्लस जो हमारे कॉमन स्टूडेंट होंगे पीएससी के, वो सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। और ये टेस्ट लाइव होगा, एक बार अटेम्प्ट देना है, इसमें एक ही बार होगा टेस्ट।
और सबका इसमें रिजल्ट डिक्लेयर होगा। यहाँ पे आपको यानी आपका 21 मई को एग्जाम है, आप लगभग 20 दिन पहले ही जान जाएंगे कि आप किस पोजीशन में हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम गुरुजी की जो टेस्ट सीरीज है, हमेशा हमारे यहाँ 5000 से नीचे कभी स्टूडेंट्स रहे नहीं टेस्ट सीरीज में, इससे ऊपर ही रहते हैं। तो आप लोगों को एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन मिलता है, हमें मालूम पड़ जाता है हमारी कमियां कहाँ हैं, हम कितने पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो लाइव टेस्ट होगा, इसमें एक अनुभव मिल जाएगा कि हम एग्जाम से 20 दिन पहले कि हमारी कमी क्या क्या है, हम इतने पीछे क्यों रह गए, हमारे आंसर्स कितने गलत हुए, क्वेश्चंस कितने गलत हुए, सिली मिस्टेक हमारी कहाँ पे हुई। तो आप एग्जाम के 20 दिन पहले आप एक प्रकार से प्रिपेयर हो जाएंगे। और करंट अफेयर खत्म करने से पहले आज का होमवर्क, मध्य प्रदेश में अंत्योदय अन्न योजना में प्रति माह प्रत्येक परिवार को कितने किलो राशन निःशुल्क दिया जा रहा है? 35 किलो, 25 किलो, 20 किलो, 10 किलो। सबसे पहली बात, इसका राइट आंसर बताना है। इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना के बारे में जानकारी दे दी, कब से शुरू की गई थी, क्या लक्ष्य है सरकार के, कितने किलो अनाज दिया जाता है, केंद्र सरकार की योजना है कि राज्य सरकार की योजना है। बस 4-5 बातें आप लोगों को मोटी मोटी बतानी है और आंसर्स लिखना नहीं भूलना है। ज्यादा समस्या जाए कि यार इस फालतू प्रश्न है, तो एडीपीओ का मेडिकल साइंस का पेपर उठा करके चुपचाप देख लेना है, बिना किसी को बताए समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कितना जरूरी है। आप लोग पढ़ाई चालू करके रखिए, फिर हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होगी। रह गई बात इसकी करंट अफेयर की, मैं एक बार आपको जानकारी दे दूं, हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होने वाली थी वो वीडियो अपलोड किए जाएंगे, आप लोग उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से करना चाह रहा हूँ। लाइव क्लास में मेरे को मजा नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें मन में रह जाती हैं करने की, वो हम कर नहीं पाते उसमें, क्योंकि वो लाइव होती हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होती है, डिटेल्स बहुत सारी देना चाहते हैं, कई बार नहीं दे पाते हैं। तो उसको मैं एक अलग वीडियो के रूप में बनाऊंगा, और जैसा वीडियो कोशिश करूंगा कि एक अच्छी जानकारी आपको उसमें, तो मतलब मेन मकसद ये है कि उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी हम दे दें, ठीक है, और कम समय में दें। कई बार क्या हो जाता है कि लाइव क्लासेस में क्लास हमारी रहती है 1 से 1.5 घंटे की, लेकिन बाकी चीजों में इतना समय निकल जाता है कि वो क्लास हमारी 3 से 4 घंटे की हो जाती है और हमें लगता है बहुत सारा पढ़ाया। हम क्वेश्चंस कितने करते हैं, 70 से 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन करते हैं 3-3 घंटे में, ठीक है। तो ये लंबा समय इतना नहीं लेना है, हम अपने बिल्कुल क्लास में फोकस्ड रहें, हमारा कंटेंट में फोकस रहे। और आप लोग का डिस्ट्रैक्शन काफी होता है लाइव क्लासेस में, कई चीजें याद नहीं रहती, हंसी मजाक चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग कंटेंट में फोकस्ड रहें, हमारा दिमाग पूरा का पूरा किस पे रहे, अपनी स्लाइड पे रहे। तो इस प्रकार से मैं वो क्लासेस लेके आऊंगा, बनी हुई है, आप ये मत सोचिएगा कि वो क्लास नहीं होने वाली, सभी क्लासें होंगी, मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगा और भी उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। आप लोग को क्लास देखने में बहुत मजा आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारी मुलाकात आपकी अगले करंट अफेयर्स में होती है, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय भारत।